ओके, सो हम बात करने वाले हैं ऐसे 315 और हमारा जो ऑडिट रिस्क है उसके बारे में, ठीक है। इस पार्ट के अंदर तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑडिट रिस्क को लेके। तो ऑडिट रिस्क का मतलब क्या होता है? तो ऑडिट रिस्क का मतलब होता है कि जो ऑडिटर है ना, वो इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन दे देता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर। और जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के आते हैं मटेरियली मिसस्टेटेड है, मतलब उनमें कहीं ना कहीं गलती थी। अब उनमें गलती थी तो ऑडिटर को कैसा ओपिनियन देना चाहिए था? उनको देना चाहिए था मॉडिफाइड ओपिनियन। पर वो गलत ओपिनियन दे रहे हैं। गलत ओपिनियन मतलब उन्होंने क्या दे दिया? अनमॉडिफाइड ओपिनियन। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? देखो, एक्चुअली में फाइनेंशियल स्टेटमेंट गलत है और आप क्या बोल रहे हो कि आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है? सही है। तो ये जो है वो हो गया ऑडिट रिस्क। देखो, ऑडिट का ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑडिट का ऑब्जेक्टिव है ओपिनियन देना, और ओपिनियन देने में ही आप गलती कर रहे हो तो वही क्या हो गया? ऑडिट रिस्क हो गया। अगर आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सही है और आप क्या बोल देते हो कि ये गलत है, तो वो जो आपका क्लाइंट होगा या जो भी होगा वो आपको बोल के सही करा ही लेगा कि भाई बताओ क्या गलती है, क्या है, हम सही कर लेंगे ये वो। तो वो इतना वो उसमें प्रॉब्लम नहीं है, उसमें सिर्फ आपको थोड़ा काम ज़्यादा करना पड़ेगा। पर अगर चीज़ गलत है और आप सही बता दे रहे हो, वो ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। तो यहाँ पर वही बात की गई है, सबसे पहले ऑडिट रिस्क, ठीक है। तो जो हमारा ऐसे 315 है वो इसी के बारे में बात करता है। उसका नाम क्या है? आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, रोमम, ठीक है। रोमम को आइडेंटिफाई करो, असेस करो। कैसे करने जाओगे? थ्रू दी अंडरस्टैंडिंग दी एंटिटी को समझो, उसके इन्वायरमेंट को समझो और इंटरनल कंट्रोल को भी समझो, ठीक है। अब जब आप समझने जाओगे या रोमम को देखने जाओगे तो वो आपको क्या देखना होता है? 2 लेवल पे देखना होता है। कौन कौन से 2 लेवल? एक होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल और एक होता है असर्शन लेवल। फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल मतलब कंप्लीट बुक्स ऑफ अकाउंट के बेसिस पे आप क्या करोगे? चेक करोगे। और असर्शन लेवल मतलब क्या? पर्टिकुलर एक अकाउंट को देखना, ट्रांजैक्शन को देखना, डिस्क्लोजर को देखना, उसको बोला जाता है असर्शन लेवल। तो जब आप चेक करने जाओगे तो आपको दोनों ही चीज़ों को ध्यान में रख के क्या करना है? चेकिंग करने जानी है, असेसमेंट करने जाना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या ना, यहाँ पे एक बात की बात नहीं करी गई है। जैसे यहाँ पे ऐसा नहीं बोला कि आपको क्या सिर्फ रिस्क देखने जाना है। यहाँ पे आपको बोला गया है कि आपको ना दोनों चीज़ों को साथ में देखने जाना है। रिस्क भी देखने जाने हैं, कंट्रोल्स भी देखने जाने हैं। तो यहाँ पे जो रोमम बनता कैसे है? तो 3 तरीके के रिस्क होते हैं बेसिकली। एक होता है हमारा इनहेरेंट रिस्क, एक होता है हमारा कंट्रोल रिस्क और तीसरा हमारा होता है डिटेक्शन रिस्क, ठीक है। तो जब हम इनहेरेंट रिस्क को और कंट्रोल रिस्क को साथ में लेके के आते हैं कि भाई लेट्स से कोई जैसे फॉर एग्जांपल कोई रिस्क है, तो रिस्क को कंट्रोल करने के लिए आपने कुछ ना कुछ तो रिस्क को सही करने के लिए आपने कुछ ना कुछ तो कंट्रोल लगाया होगा। तो रिस्क खाली पढ़ के आपको कुछ नहीं समझ आएगा, रिस्क के साथ साथ आपको कंट्रोल भी पढ़ना पड़ेगा। तो इसके लिए हम इनहेरेंट रिस्क और अपना कंट्रोल रिस्क को साथ में पढ़ते हैं और उसी को बोला जाता है रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। देखो, आपको ना रोमम निकालना है। अब रोमम दोनों लेवल पे निकालना है बोला, एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे निकालना है, एक असर्शन लेवल पे निकालना है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल का क्या मतलब होता है कि जो रोमम निकला है ना, जो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट निकला है ना, वो क्या कर रहा है? वो पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को परवेसिवली इफेक्ट कर रहा है। मतलब फुल फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे या तो इफेक्ट डालने वाला है या फिर उनका जो इफेक्ट है वो काफ़ी सारे असर्शंस पे पड़ने वाला है। तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे, ठीक है। और सेकेंड रोमम हमें निकालना था, असर्शन लेवल पे निकालना था। तो असर्शन लेवल के केस में हमें क्या करना होता है? असर्शन लेवल के केस में हम रोमम निकाल रहे होते हैं। और कब बोलेंगे कि भाई ये असर्शन लेवल का है? जब उसके कारण हमारा नेचर, टाइमिंग और एक्सटेंड ऑफ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर चेंज होने वाला होगा, ठीक है। और जिसके कारण हमें क्या करना पड़ेंगे? हमें और सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेने पड़ेंगे। क्योंकि यहाँ पे क्या है? रोमम है तो रोमम ज़्यादा होगा तो हमारा सैम्पल साइज इंक्रीज हो जाएगा। क्योंकि सैम्पल साइज इंक्रीज हो जाएगा तो नेचर, टाइमिंग और एक्सटेंड बढ़ जाएगा। नेचर मतलब क्या? नेचर मतलब हमें किस टाइप का ऑडिट प्रोसीजर लगाने जाना है। जैसे फॉर एग्जांपल हम चाहें तो एनालिटिकल प्रोसीजर लगा सकते हैं, चाहे तो हम टेस्ट ऑफ कंट्रोल के अलग अलग तरीके कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें किस टाइम पे लगाने जाना है। जैसे इन्वेंट्री है वो ईयर एंड पे चेक होता है, फिक्स असेट्स है वो आपको कब चेक करने जाना है, लिस्टेड कंपनी के केस में हमें क्वार्टरली रिव्यू करने जाना है। तो वो हो गया टाइमिंग की बात। और एक्सटेंड मतलब क्या? कि कितना काम आपको चेक करना है, कितने क्वांटम में आपको चेकिंग करने जानी है, ठीक है। इसके बाद बात की गई है कि आपको क्या करना है। आपको जो ऑडिट रिस्क निकालनी है ना, वो दे आर 3 कंपोनेंट्स या फिर 3 फैक्टर्स बोल सकते हो जिनके कारण आपका ऑडिट रिस्क होता है। तो वो क्या है? एक है हमारा इनहेरेंट रिस्क, एक है हमारा कंट्रोल रिस्क, एक है डिटेक्शन रिस्क। सबसे पहले इनहेरेंट रिस्क क्या होता है? तो इनहेरेंट रिस्क वो होता है जो कि जो रिस्क आया वो क्लाइंट के फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे रिस्क आया। किस कारण से आया? जैसे फॉर एग्जांपल कस्टमर के कारण आया, कंपटीशन के कारण आया, कुछ लीगल लायबिलिटी के कारण आया, सप्लायर, गवर्नमेंट के कारण आया। तो उसको बोला जाता है कि हमारे लिए वो क्या हो गया? इनहेरेंट रिस्क,
ठीक है। तो आप क्या है कि मान के चलोगे कि इनहेरेंट रिस्क के केस में कि अगर इंटरनल कंट्रोल नहीं हुए तो हमारा जो है इनहेरेंट रिस्क होगी ही होगी। इधर क्या हम मान के चलेंगे कि अगर किसी जगह पे इंटरनल कंट्रोल नहीं लग रहा है तो उधर इनहेरेंट रिस्क होगी होगी। तो इनहेरेंट रिस्क का मतलब क्या है कि जो हमारे दैट देयर इज अ सस्पेक्टेबिलिटी ऑफ द अकाउंट्स बैलेंस या फिर ट्रांजेक्शन टू बीइंग अ मटेरियल मिसस्टेटेड, कि वो क्या होंगे, वो मटेरियली मिसस्टेटेड होंगे, ऐसा हम रखेंगे अगर वहाँ पे देयर इज़ नो इंटरनल कंट्रोल। ठीक है। तो अगर हमें असेस करना है इनहेरेंट रिस्क को तो हमें क्या देखना पड़ेगा, हमें अलग अलग फैक्टर्स कंसिडर करने पड़ेंगे कि भाई एंटिटी का कैसा एक्सपीरियंस रहा है प्रीवियस ऑडिट एंगेजमेंट के टाइम पे, कंट्रोल है इस्टेब्लिश किए हैं या नहीं करे हैं मैनेजमेंट ने, उनका नॉलेज क्या है, अगर कुछ चेंजेस आ रहे होते हैं उसको लेके। तो ये सारी चीज़ों को हमें क्या करने जाना है, कंसिडर करने जाना है। दो तरीके से देखा था हमने इनहेरेंट रिस्क, कोई भी रिस्क के लिए दो लेवल पे हमें देखना होता है। एक होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल, एक होता है हमारा अकाउंट बैलेंस और ट्रांजैक्शन लेवल। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के केस में हमें क्या क्या हो सकता है, दैट इज़ मतलब ओवरऑल सबको इफेक्ट करने वाला है। तो जैसे इंटीग्रिटी ऑफ मैनेजमेंट पूरे बिजनेस को अफेक्ट करेगा। फिर मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस क्या है, नॉलेज कैसा है, क्या उनके ऊपर कोई प्रेशर है मैनेजमेंट के ऊपर, क्या कोई एंटिटी का बिजनेस का नेचर कैसा है। ठीक है। फैक्टर कोई ऐसा आ गया जिससे पूरी इंडस्ट्री पे इफेक्ट हो रहा है, जैसे मैगी का केस था, मैगी के केस में सब एक पे कुछ प्रॉब्लम था, सब पे फ़र्क आया था। ठीक है। दैट इज़ नोन एज फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे। और सेम हमें कैसे देखने जाना है, सेम हमें देखने जाना है अकाउंट बैलेंस। अकाउंट बैलेंस मतलब असर्शन लेवल। ठीक है। तो उसमें अपने क्या करेंगे, उसके केस में हमारा क्या क्या हो सकता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल क्वालिटी हो सकती है अकाउंट सिस्टम की, कि भाई आप कैसे अकाउंटिंग सिस्टम करते हो अपने फिक्स एसेट का। सेकेंड, अकाउंट्स, कुछ ऐसे अकाउंट्स होते हैं जिनमें मिसस्टेटमेंट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, जैसे इन्वेंट्री हुआ, परचेज हुआ, रेवेन्यू हुआ। वो कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन हो सकती है, जैसे रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन हुआ। जजमेंट इन्वॉल्व हो सकता है जब हम बैलेंस निकालने जाएंगे तब। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल प्रोविजन हुआ, एम्प्लॉय बेनिफिट लाइबिलिटी हुआ, उसके केसेस में। कुछ असेट्स होते हैं जिसमें मिस अप्रोप्रिएशन बहुत ज़्यादा होता है, जैसे फॉर एग्जांपल पेन ड्राइव है तो पेन ड्राइव तो कोई भी ले सकता है, तो वो एक सिचुएशन हो गई। दे आर सो मैनी अनयूजुअल ट्रांजेक्शन हो सकती हैं एट और नियर दी पीरियड एंड के टाइम पे। ठीक है। कि उस टाइम पे हमने बहुत ज़्यादा चेंजेस करके रखे। बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स हो सकते हैं, ठीक है, जो कि ऑर्डिनरी नेचर के नहीं हो सकते। तो इन तरीके की चीज़ों को अपने क्या बोलेंगे, इन तरीके की चीज़ों को हम बोलने वाले हैं इनहेरेंट रिस्क, जो मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है। दोनों लेवल पे हो सकते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे भी हो सकता है और असर्शन लेवल के ऊपर भी हो सकता है। दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट कॉम्पोनेंट ऑफ द ऑडिट रिस्क। अब सेकंड बात करने जाएंगे। सेकंड क्या था हमारा, इनहेरेंट रिस्क, और फर्स्ट था हमारा इनहेरेंट रिस्क, सेकंड क्या था हमारा कंट्रोल रिस्क। इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क को मिलाकर बोला जाता है क्या, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। तो सेकंड हमें पढ़ने जाना होता है क्या, कंट्रोल रिस्क। अब कंट्रोल रिस्क का मतलब क्या होता है, देखो कंट्रोल रिस्क का मतलब होता है जैसे कि कोई एक रिस्क है और वो असर्शन लेवल के ऊपर असर्शन लेवल पर भी इतना मटेरियल है, चाहे अकेला चाहे साथ में मिलके, कि भाई वो जो है ना वो टाइमली बेसिस पर अपने जितने भी मिस्टेक्स में हैं उनको प्रिवेंट नहीं कर पा रहा, उनको डिटेक्ट नहीं कर पा रहा, उनको करेक्ट नहीं कर पा रहा। ठीक है। एंटिटी के कंट्रोल्स, एंटिटी में इंटरनल कंट्रोल होने के बाद भी, मतलब जो कंट्रोल मैंने लगाए हैं ना, हो सकता है वो कोई गलती नहीं पकड़ पा रहे हो, तो उसको अपने क्या बोलते हैं, उसको अपने बोलते हैं कंट्रोल रिस्क। ठीक है। क्या क्या रीज़न हो सकते हैं कि भाई हमारा जो इंटरनल कंट्रोल है वो अच्छे से वर्क नहीं कर रहा, कि कंट्रोल रिस्क आ रही है। ठीक है। क्या लिमिटेशन हो सकती है, तो वो हमें बताने जाना है। तो पहला रीज़न है कॉस्ट इफेक्टिव रिस्क। देखो अगर मुझे कोई चीज़ रोकने जाना है तो मैं ठीक है मैं सिस्टम लगा सकती हूँ, पर वो सिस्टम का कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, उतना मुझे बेनिफिट नहीं मिल रहा, तो दैट इज़ द प्रॉब्लम। कुछ क्या होते हैं, कुछ अनयूजुअल नेचर के एक्सपेंसेस होते हैं, तो उनको पकड़ना हमारे लिए उतना ईजिली नहीं है, उनके लिए हम कंट्रोल्स नहीं लगा सकते। फिर नेक्स्ट होता है ह्यूमन एरर, कि भाई दे आर चांसेस। देन उसके बाद कल्यूशन हो सकता है, कि भाई 2-3-4 एम्प्लॉय मिलकर या मैनेजमेंट मिलकर क्या कर रहे हैं, ऐसे सर्कमस्टेंसेस बना दे रहे हैं। फिर अब्यूज़ ऑफ कंट्रोल बाय अ पर्सन, जो खुद रिस्पॉन्सिबल है उन चीज़ों को लगाने के लिए, उन कंट्रोल्स को लगाने के लिए। अब जिसको बोला गया कि भाई तुम्हें ये अप्रूव करना है, लेट्स से कोई ट्रांजेक्शन, और वही क्या कर रहा है, वही उसका फ़ायदा उठा के फ्रॉड कर दे रहा है, तो देयर मे बी चांसेस फॉर दैट। फिर उसके बाद क्या हो सकता है कि भाई दे आर चेंजेस इन कंडीशन और हम उतने अपडेट नहीं कर पा रहे, या फिर मैनेजमेंट ने क्या करा है, मैनिपुलेशन किया है। तो ये सारी कुछ चीज़ें होती हैं जिसके कारण क्या हो सकता है, हमारा इंटरनल कंट्रोल फेल हो सकता है। तो अभी जब आपको क्या करने जाना है, अब आपको अपना कंट्रोल लिस्ट चेक करने जाना है। तो कंट्रोल लिस्ट चेक कैसे करोगे, तो योर फर्स्ट स्टेप शुड बी, आप क्या करोगे, अंडरस्टैंडिंग लोगे, आप वॉक थ्रू लोगे, आप प्रिमिलरी असेसमेंट करोगे कंट्रोल लिस्ट का। ठीक है। जो हमने वॉक थ्रू पढ़ा था ना, वो वॉक थ्रू को ही अपने बोलते हैं यहाँ पे क्या, प्रिमिलरी असेसमेंट करना। ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, हाँ हमारे इंटरनल कंट्रोल का इफेक्टिवनेस चेक करने जा रहे हैं, कि हम जब उनसे प्रोसेस समझेंगे ना, तो हम ये देखेंगे कि हमारा इंटरनल कंट्रोल कितने इफेक्टिवली वर्क कर रहा है। ठीक है। क्या वो प्रिवेंट, डिटेक्ट और करेक्ट कर पाएगा मटेरियल मिसस्टेटमेंट को, या नहीं कर पाएगा।
ठीक है। जब ऑडिटर अंडरस्टैंडिंग लेगा, इसका मीनिंग क्या था कि ये था, इसमें क्या क्या कर रहे हैं, अपने अंडरस्टैंडिंग लेने जा रहे हैं इंटरनल कंट्रोल की, ठीक है। फिर अगर जो ऑडिटर है वो असेस करेगा कंट्रोल को कि भाई रिस्क क्या है, हाई है, तो वो कब बोलेगा कि रिस्क हाई है, जब उसको लग रहा होगा कि जो इंटरनल कंट्रोल है वो क्या कर रहे हैं, वो प्रिवेंट, डिटेक्ट और कंट्रोल नहीं कर पा रहे, ठीक है। वो क्या बोलेगा, रिस्क कब हाई नहीं है, जब वो प्रिवेंट, डिटेक्ट और कंट्रोल कर पा रहे होंगे, ठीक है। और उसकी ही के बेसिस पे वो क्या करेगा, वो प्लान करेगा अपना टेस्ट ऑफ कंट्रोल, ठीक है। फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, देखो हमने फर्स्ट में भी देखा था, सबसे पहले हमारे लिए क्या हो रहा होता है, सबसे पहले हमारे लिए हो रहा होता है अंडरस्टैंडिंग लेना, अंडरस्टैंडिंग लेते हैं, उसके बाद जाके अपने टेस्ट ऑफ कंट्रोल और टेस्ट ऑफ डिटेल वगैरह कर रहे होते हैं। तो दिस इज़ दी फर्स्ट स्टेप, जिसका नाम यहाँ पे क्या हो गया है, प्रिलिमिनरी असेसमेंट करना। अब फिर ये कर लिया, फिर उसके बाद जाओगे और क्या करोगे, आप परफॉर्म करने जाओगे टेस्ट ऑफ कंट्रोल। टेस्ट ऑफ कंट्रोल में हम जाके क्या करते हैं, हम इस चीज़ का एविडेंस लेने जाते हैं कि जो हमारे अकाउंटिंग और इंटरनल कंट्रोल के सिस्टम लग रहे हैं, क्या वो सूटेबल है भी या नहीं है। इधर जाके हम एक्चुअली में चेकिंग कर रहे हैं कि वो एफिशिएंटली और इफेक्टिवली वर्क कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे। यहाँ पे हमने जाके चेक किया, ठीक है, पहले में समझा, सेकंड में जाके चेक किया और ये देखा क्या वो थ्रू आउट द पीरियड काम कर रहे थे या नहीं, मतलब कंटिन्यूटी भी जाके हम यहाँ पे क्या करेंगे, चेक करेंगे। फिर इसके बाद जाके करेंगे फाइनल असेसमेंट। फाइनल असेसमेंट में हम ये डिसाइड करेंगे कि भाई जो प्रिलिमिनरी असेसमेंट किया था हमने कंट्रोल का, वो ठीक था या नहीं था, मतलब जो हमने अंडरस्टैंडिंग ली थी, जो उन्होंने बोला था वो ठीक था या नहीं था। और उसी के बेसिस पे हम क्या करेंगे, नेचर, टाइमिंग और एक्सटेंट ऑफ आर ऑडिट प्रोसीजर को डिसाइड कर लेंगे। तो ये क्या बोला गया, ये बोला गया हमारा पूरा कंट्रोल लिस्ट की कंट्रोल लिस्ट में काम कैसे हो रहा होता है, कैसे असेसमेंट हो रहा होता है, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा डिटेक्शन रिस्क। डिटेक्शन रिस्क किसके बारे में बात करता है कि देखो ऑडिटर चेकिंग करने गया, तो क्या ऑडिटर के चेकिंग करने से वो 100% जो भी मिसस्टेटमेंट्स हैं क्या वो ढूंढ सकता है क्या, नहीं। देयर आर चांसेस कि आप क्या करो, आप सब्सटेंटिव प्रोसीजर लगाओ, फिर भी आप फेल कर जाओ कि आप कुछ ना कुछ मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं देख पा रहे हो, तो उसी को क्या बोला जाता है, उसी को बोला जाता है डिटेक्शन रिस्क। ऑडिटर ने क्या करा, ऑडिटर ने कंट्रोल रिस्क देखा, ऑडिटर ने इनहेरेंट रिस्क देखा, इन सिंपल दोनों को मिला के क्या देखा, रोमम देखा, और रोमम की बेसिस पे क्या करा, नेचर, टाइमिंग और एक्सटेंट डिसाइड करा अपने सब्सटेंटिव प्रोसीजर का कि उसको कितना सब्सटेंटिव प्रोसीजर परफॉर्म करना है। और जब वो ये सब्सटेंटिव प्रोसीजर परफॉर्म करेगा तो वो क्या करेगा, अपने डिटेक्शन रिस्क, लेट्स से रोमम ज़्यादा निकला तो हम चेकिंग ज़्यादा करेंगे, रोमम कम निकला तो शायद हम जो चेकिंग है वो थोड़ी कम करें। तो अगर हम चेकिंग कम करें तो देयर आर चांसेस कि भाई डिटेक्शन रिस्क ज़्यादा है। तो ये सारी चीज़ें हैं और ये सब चीज़ें हम करके क्या करने वाले हैं, हम कोशिश करेंगे जो हमारा ऑडिट रिस्क है वो क्या हो पाए, वो लो लेवल तक आ पाए, एक एक्सेप्टेबल लो लेवल तक आ पाए, ठीक है। देखो मैनेजमेंट क्या कर रहा होता है, मैनेजमेंट क्या करता है, इनहेरेंट रिस्क देखता है कि अच्छा हमारे यहाँ पे ये रिस्क है, तो उसके बेसिस पे ही वो क्या कर रहा होता है, कंट्रोल्स को डिज़ाइन कर रहा होता है, ठीक है। तो आपके पास रिस्क होगा तो आप कंट्रोल को उस हिसाब से चेक करोगे। तो आपको हमेशा क्या करना होता है, हमेशा दोनों चीज़ों को साथ में देखना होता है। अगर आप दोनों को अलग अलग देखने जाओगे तो शायद से आप प्रॉपरली जो आपका रिस्क असेसमेंट हो वो कैसा हो जाए, वो इनएप्रोप्रिएट हो जाए। तो जो ऑडिट रिस्क अगर आपको प्रॉपर्ली डिटरमाइन करना है तो आपको हमेशा कंबाइन में असेसमेंट करना रहता है ताकि आप रोमम को निकाल सको, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट को निकाल पाओ। तो ये कैसे हुए, ये दोनों हुए हमारे पॉजिटिव रिलेशन में। और दूसरा हमारा जो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट आया दैट इज़ रोमम, किसके बेसिस पे आया, इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क के बेसिस पे। और डिटेक्शन रिस्क, इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप कैसा होता है, तो देखो इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप होता है इन्वर्स। इन्वर्स क्यों होता है, देखो अगर इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क ज़्यादा आया तो हम क्या करेंगे, हमारी चेकिंग को ज़्यादा करेंगे। रिस्क ज़्यादा है तो हमारी चेकिंग बढ़ जाएगी, क्योंकि चेकिंग बढ़ जाएगी तो हमारी गलतियाँ ना ढूंढने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे, तो उसके कारण हमारा डिटेक्शन रिस्क क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एंड वाइस वर्सा ऐसे हो सकता है कि भाई इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क हमारा कम आया, मतलब हमारा रिस्क कम है, क्योंकि रिस्क कम है तो हम क्या करेंगे, हम एक हायर डिटेक्शन, तो उसके केस में ऑडिटर क्या करेगा, एक हायर डिटेक्शन रिस्क को सेट करेगा कि अच्छा मेरा इतने में काम चल जाएगा, ठीक है। तो उसके कारण हमारा क्या होगा, हम उस हिसाब से अपना ऑडिट का रिस्क चेक करने जाएंगे। दोनों ही सिचुएशन में चाहे कम आए चाहे ज़्यादा है, ऑडिटर डिटेक्शन का पोर्शन या डिटेक्शन का बार ऐसे सेट करता है कि जो भाई ऑडिट का रिस्क है वो एक एक्सेप्टेबल लो लेवल तक आ पाए। तो अगर हम तीनों चीज़ों को कंबाइन कर दें दैट इज़ हमारा इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क और हमारा डिटेक्शन रिस्क, ठीक है, तो उसी को अपने क्या बोलते हैं, उसी को अपने बोलने जा रहे होते हैं ऑडिट रिस्क, ठीक है। अगर आप डिटेक्शन रिस्क को कम नहीं कर सकते, एक्सेप्टेबल लो लेवल तक नहीं ला सकते, तो आपको क्या करना रहता है, फिर आप उसके केस में या तो क्वालिफाइड ओपिनियन दे दोगे या फिर डिस्क्लेमर ओपिनियन दे दोगे। अब आप ऐसा क्यों करोगे, देखो आप डिटेक्शन रिस्क कम नहीं कर पा रहे हो, मतलब क्या हुआ, आप चेकिंग ही नहीं कर पा रहे हो। अगर आप चेकिंग करोगे तो आप डिटेक्ट कर पाओगे ना चीज़ों को, तो अगर आप चेकिंग ही नहीं कर पा रहे हो तो आप एविडेंस ही आप
एविडेंस इकट्ठे नहीं कर पाओगे, क्योंकि एविडेंस इकट्ठे नहीं कर पाओगे तो फिर तो उसके केस में आपको कैसा देना पड़ेगा, आपको मॉडिफाई करना ही पड़ेगा ओपिनियन। तो नेक्स्ट क्या बात की गई, नेक्स्ट ये बोला गया, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ क्या बोला गया है कि जब हम अपना ऑडिट को प्लान कर रहे होंगे, परफॉर्म कर रहे होंगे, तो उस टाइम पे आप जब रोमम निकालोगे ना, तो आप फ्रॉड और एरर के भी चांसेस को क्या करोगे, कंसिडर करने जाओगे कि भाई क्या चांसेस हैं कि फ्रॉड एंड एरर हो सकता है। तो कुछ ऐसे कंडीशंस होंगे या कुछ ऐसे इवेंट्स होंगे जिसके कारण आपको ऐसा लगेगा कि भाई इस सिचुएशन में या ये जो केस है इसमें हमारा फ्रॉड या एरर हो सकता है। जैसे आपका इंटरनल कंट्रोल बहुत वीक है तो आपको लगेगा, या फिर आपने जो कंट्रोल के प्रोसीजर बना के रखे हैं आप उसी को कंप्लाई नहीं कर रहे हो, ठीक है। जो आपने जब बात कही ना, तो आपको क्या लगा कि जो मैनेजमेंट है ना वो कॉम्पिटेंट नहीं है या उनके पास इंटीग्रिटी नहीं है। ये आपको ऐसा लग रहा है कि एंटिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है। हमने फ्रॉड ऐसे 240 पढ़ा था ना, उसमें हमने देखा था कि भाई देयर आर मैनी रीजन जिसके कारण फ्रॉड हो सकता है, तो वो सारी चीज़ें हो गई। देन उसके बाद क्या है कि आपने देखा कि भाई बहुत ज़्यादा अनयूजुअल ट्रांजेक्शन है, मतलब रिलेटेड पार्टी के साथ काम कर रहे हो, आप लॉयर को बहुत ज़्यादा फीस वगैरह दे रहे हो, तो वो सारी चीज़ें क्या बोली गई है, वो सारी कुछ कंडीशन और एग्जाम्पल दिए जिसके कारण क्या हो सकता है, फ्रॉड एंड एरर हो सकता है, ठीक है। इसके बाद एक नया कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या है कि आप कैसे स्टेप्स को फॉलो करोगे, आपको अगर रिस्क को क्या करने जाना है, आइडेंटिफाई करने जाना है। व्हाट आर द स्टेप्स फॉर द रिस्क आइडेंटिफिकेशन। तो सिंपल से देखो, देखने जाओ, सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आप असेस करोगे कि भाई कितनी इंपॉर्टेंस है असेस रिस्क की, उसका क्या इम्पैक्ट आने वाला है, ठीक है। और उसके हिसाब से आप क्या करने वाले हो, अपनी मटेरियलिटी को डिसाइड करने वाले हो। तो फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया, मटेरियलिटी हो गया। दूसरा क्या हो गया, दूसरा हो गया कि भाई आपके ऑडिटिंग का प्रोसीजर क्या है, या जो वो रिस्क है ना उसका क्या इम्पैक्ट आने वाला है आपके ऑडिटिंग के प्रोसीजर के ऊपर। तो पहला क्या हो गया, पहला मटेरियलिटी, दूसरा रिस्क का इम्पैक्ट ऑन ऑडिट प्रोसीजर, तीसरा आप देखोगे कि भाई कौन कौन से असर्शन है जो रिस्क के कारण इफेक्ट हो सकता है, उनका इम्पैक्ट देखोगे हर असर्शन के ऊपर। असर्शंस क्या होते हैं वो हमने सीवर्ब वाले पढ़े थे ना, कंप्लीटनेस, एग्जिस्टेंस, वैल्यूएशन, वो सारी चीज़ें, ठीक है। फिर उसके बाद देखोगे कि भाई जो जो रिस्क आपने देखी ना उसमें से सिग्निफिकेंट रिस्क कौन कौन सी है, और जो सिग्निफिकेंट रिस्क है उसके ऊपर क्या करोगे, आप अलग से अटेंशन पे करोगे और उस हिसाब से आप क्या करोगे, अपना रिस्पॉन्स प्लान करोगे। उस हिसाब से आप क्या करोगे, अपने ऑडिट के प्रोसीजर प्लान करोगे, जो सिग्निफिकेंट रिस्क निकली हम उनको कैसे डील कर सकते हैं, ठीक है। और क्या कर सकते हो, आप मैनेजमेंट से इंक्वायरी कर सकते हो, डॉक्यूमेंट कर सकते हो, आप जितना भी इंटरनल कंट्रोल के सिस्टम है उनको सबको कंसिडर करने जाओगे, उनका इफेक्टिवनेस देखोगे। कैसे देखोगे, आप रूटीन चेकिंग कर सकते हो, पीरियोडिक नेचर के आप क्या देख सकते हो, ट्रांजेक्शन वगैरह देख सकते हो, आप एरर्स वगैरह को देखोगे कि भाई वो कैसे प्रिवेंट करते हैं, कैसे डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। जो काम कर रहे हैं वो मैनुअली कर रहे हैं या ऑटोमेटिक कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ों को आप चेक करके क्या देख सकते हो कि भाई इनके जो कंट्रोल्स हैं वो कैसे हैं, ठीक है। फिर इसके बाद आप और क्या देख सकते हो, आप पर्टिकुलर कोई कैरेक्टरिस्टिक्स आपको चेक करना है, एग्जिस्टेंस चेक करनी है, आप किसी पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स की किसी भी एक क्या बोलते हैं आपने, एक होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल, दूसरा होता है हमारा क्या, असर्शन लेवल का। तो अगर आपको क्या करना है, कोई एग्जिस्टेंस चेक करनी है किसी एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स की किसी भी एक असर्शन के ऊपर, तो आपको देखने जाना है कि फिर मैं उसके लिए क्या फर्दर ऑडिट प्रोसीजर देखूँ। आपने देखा ना पहले कंट्रोल कैसा लगा हुआ है, फिर कंट्रोल देख लिया तो उसके बाद आप क्या करने जाओगे, उसको कंट्रोल, उसके लिए कोई ना कोई प्रोसीजर लगाओगे, तो वो सारी चीज़ें देखनी है। तो प्रोसेस क्या हुआ, स्टेप्स क्या हुए, सबसे पहले मटेरियलिटी देखो, फिर रिस्क को देखो, रिस्क का क्या इफेक्ट आने वाला है अपने ऑडिटिंग प्रोसीजर पे, क्या क्या असर्शंस पे इफेक्ट आएगा, वो जो इम्पैक्ट आने वाला है वो असर्शन वाइज कितना कितना रिस्क देगा हर एक अपने अकाउंट लेवल बैलेंस पे या फिर अपने क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन पे या डिस्क्लोजर पे, वो देखने जाओगे। फिर देखोगे उनमें से सिग्निफिकेंट रिस्क कितनी है, फिर सिग्निफिकेंट रिस्क के लिए हमने क्या कंट्रोल्स लगा के रखे हैं, और क्या वो कंट्रोल्स के हिसाब से हमने अपना ऑडिट प्रोसीजर क्या रखना है, क्या फर्दर ऑडिट प्रोसीजर रहेगा वो देखो। नेक्स्ट क्या बोला हुआ है कि आपको क्या करना है, आपको पॉसिबल पोटेंशियल मिसस्टेटमेंट के इंडिकेटर्स देखने हैं। इन सिंपल बोला हुआ क्या है, देखो अलग अलग तरीके के असर्शंस होते हैं, उन असर्शंस के अंदर मिस स्टेटमेंट होने के लिए क्या क्या इंडिकेटर्स आपको दिख रहे हैं, क्या क्या आपको साइंस दिख सकते हैं। जैसे कुछ कुछ इंडिकेटर्स की यहाँ पे बात की गई है, जैसे सबसे पहले कंप्लीटनेस, आपको कंप्लीटनेस चेक करने जाना है, तो आप कैसे चेक करोगे, ऐसा हो सकता है कि भाई ट्रांजेक्शन आइडेंटिफाई नहीं हुई हो, या उसका सोर्स डॉक्यूमेंट अभी तक आप प्रिपेयर नहीं किया गया हो, सोर्स डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर लिया पर उसको कैप्चर नहीं किया गया हो, आपने क्या करा है, रिजेक्टेड सोर्स डॉक्यूमेंट को दोबारा से रिप्रेजेंट नहीं किया, एक बार मना हो गया उसके बाद दोबारा आएगा भाई, उसके बाद तो एंट्री करनी है, तो आपने शायद वो नहीं करी हो। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे आप कंप्लीटनेस चेक कर लोगे। देन नेक्स्ट है एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस के लिए क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे क्या हो गया, फिक्टिशियस या फिर अनऑथोराइज ट्रांजेक्शंस हो गए, ठीक है। देन उसके बाद और क्या हो सकता है कि जो सोर्स डॉक्यूमेंट है ना उसमें वैल्यू बहुत ज़्यादा है, दैट इज़ ओवर स्टेटेड, या डुप्लीकेट हमारे जो ट्रांजेक्शन है ना वो हमने डुप्लीकेट एंटर कर दिए,
या फिर क्या हो सकता है, इनवैलिड सोर्स डॉक्यूमेंट हो सकता है। तो वो सारे क्या है, ये सारे प्रॉब्लम्स है। रिकॉर्डिंग के टाइम पे प्रॉब्लम हो सकती है कि भाई आपने क्या करा है, इनएक्यूरेट गलत कर दिया, प्रोसेसिंग गलत कर दी, एडजस्टमेंट्स गलत कर दिए, तो वो सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। कट ऑफ प्रोसीजर एक अपने परफॉर्म करने जाते थे, याद है, जब साल शुरू होगा और साल खत्म होगा उस टाइम पे अपने क्या करते हैं, उस टाइम पे हम कुछ स्पेसिफिक चेकिंग कर रहे होते हैं, ठीक है। एक पीरियड से दूसरे पीरियड के बीच की जो ट्रांजेक्शन है वो हम अच्छे से देखने जा रहे होते हैं। ऐसा हो सकता है ना कि भाई इस साल की सेल है, मैंने इस साल में रिकॉर्ड ना करके अगले साल में रिकॉर्ड कर दी, या लेट्स से इस साल का खर्चा है, मैं अगले साल का खर्चा मैंने इस साल में पीओ के बेसिस पे बुक कर दिया। तो वो सारी चीज़ों को चेक करना, वो सबको उसको क्या बोला जाता है, टाइम पीरियड के हिसाब से चेक करना, उसी को बोला जाता है कट ऑफ प्रोसीजर। देखो यहाँ तक में हमने क्या समझा, यहाँ तक में हमने समझा कि दे आर दिस टाइप ऑफ रिस्क, और भाई इस कारण से हो सकती है। अब आपको क्या करने जाना है, अब आपको जो रिस्क है, रोमम है, दैट इज़ जो हमने देखा ना, क्या देखा था, दैट इज़ इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क। अब उसको आपको आइडेंटिफाई करने जाना है, उसको आपको असेस करने जाना है। तो जो हमारा ऐसे 315 है ना, उसका नाम भी यही होता है। क्या नाम होता है, आइडेंटिफाई एंड असेस रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ आप कैसे उसको करने जाओगे, तो आप अंडरस्टैंडिंग लोगे किसका, एंटिटी का, और आप उसके बेस और इंटरनल कंट्रोल को आप समझोगे, और उसके बेसिस पे आप क्या करोगे, रोमम डिसाइड करोगे, ठीक है। तो क्या बोला हुआ है, आइडेंटिफाई करना, असेस करना रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट का, कैसे, एंटिटी का अंडरस्टैंडिंग लेके, उसके एनवायरनमेंट का अंडरस्टैंडिंग लेके, और इंटरनल कंट्रोल को समझ के रिस्क निकालना है, ये बात पता चल गई। कैसे निकालने जाना है, उसका क्या प्रोसीजर होगा, अब बात कर रहे हैं उसकी, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट स्टेप होगा आपको असेस करना है, आइडेंटिफाई रिस्क को, और इवेल्युएट करना है क्या वो जो रिस्क है वो क्या पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे इफेक्ट करने वाली है, या फिर वो असर्शन लेवल के बेसिस पे क्या करने वाली है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी वहाँ पे, असर्शन लेवल पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम देने वाली है, ठीक है। और उसका क्या इफेक्ट आएगा, उसका क्या लाइक्लीहुड होगा मिसस्टेटमेंट का, वो भी आपको देखने जाना है। इनफैक्ट साथ में अगर मल्टीपल मिसस्टेटमेंट भी हुए तो उनका क्या इफेक्ट आएगा, आपको वो देखने जाना है, ठीक है। तो क्या बोला भाई, मिसस्टेटमेंट है तो मिसस्टेटमेंट का कैसे हो सकती है, कैसे उसको आइडेंटिफाई करो, और उसका क्या इफेक्ट आएगा वो देखने जाओ। तो नाम क्या था, आइडेंटिफाई एंड असेस करना, तो वही हुआ ना, ठीक है। फिर देखो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर को आपको परफॉर्म करना है, रिस्क देखना है, कैसे देखोगे, उसका कुछ तो होना चाहिए ना। तो दे आर टोटल 3 पॉइंट्स एक्चुअली जो बोले गए हैं, 4 भी बोल सकते हो। पहला क्या हो गया, पहला हो गया इंक्वायरी करके, दूसरा हो गया एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करके, तीसरा हो गया ऑब्जर्वेशन करके, फोर्थ हो गया इंस्पेक्शन करके। ऑब्जर्वेशन और इंस्पेक्शन साथ में बोलते हैं, तो टोटल में 3 पॉइंट हुए। तो पहला है इंक्वायरी करके, तो भाई बोला था ना अंडरस्टैंडिंग लोगे, तो अंडरस्टैंडिंग कैसे लोगे, तो उसके लिए इंक्वायरी तो करनी पड़ेगी ना। तो फर्स्ट पॉइंट हो गया हमारा इंक्वायरी करना, ठीक है। किससे इंक्वायरी कर सकते हो, दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस से कर सकते हो, ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग मिल जाए एनवायरनमेंट की कि भाई आपके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं वो लोग वो कैसे बनाते हैं। आप चाहो तो ऑडिट वाले इंसान से पूछ सकते हो कि भाई वो कैसे इंटरनल ऑडिट के प्रोसीजर को फॉलो करता है। आप उसका डिज़ाइन और इफेक्टिवनेस समझ सकते हो कि भाई जो इन्होंने बना के रखा है वो क्या अच्छे से काम भी करता है या नहीं करता है। आप मैनेजमेंट से जाके बात कर सकते हो, ठीक है। आप इन हाउस लीगल काउंसिल वगैरह से बात कर सकते हो, एम्प्लॉयज़ से बात कर सकते हो। तो इन सब से बात करके आप क्या करोगे, अपना रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर का फर्स्ट पार्ट अंडरस्टैंडिंग लेने जाओगे। इंक्वायरी कर ली, इसके बाद और क्या कर सकते हैं, सेकेंड हम एनालिटिकल प्रोसीजर लगा सकते हैं। पूरा एक ऐसे पढ़ा था एनालिटिकल प्रोसीजर का, क्या बोला था, हम एनालिटिकल प्रोसीजर लगा के क्या करते हैं, हम देखते हैं क्या भाई कोई अनयूजुअल ट्रांजेक्शन तो नहीं है। देखो फॉर एक एग्जांपल हमने पेरोल का एक एग्जांपल लिया था, रेंट का एक एग्जांपल लिया था। आपने रेंट देखा, रेंट एग्रीमेंट देखा, सब कुछ है, पर आपके पास कैसे ऑप्शन है कि आप देख सको कि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है। तो एक हमने देखा था कि हम क्या करते हैं, हम एरिया वाइज देखते हैं कि भाई बाजू का लेट्स से बाजू का अगर कोई प्लॉट है या कुछ भी है, बिल्डिंग है, कुछ भी है, तो वो कितने पे उठा हुआ है, उधर का रेट क्या चल रहा है, मार्केट रेट क्या चल रहा है, और आपका रेंट एग्रीमेंट कितने का है। या पेरोल की केस में हम देख सकते हैं कि भाई लेट्स से इतने लोग आए, इतने लोग गए, तो इतना एक्सपेंस होना चाहिए था। तो ये जो सारी चीज़ें हम कर रहे होते हैं, ये कर रहे होते हैं हम एनालिटिकल प्रोसीजर से, ईयर बाय ईयर का डिफरेंस निकाल सकते हैं। तो वो एक हो गया। देन थर्ड क्या कर सकते हैं, हम ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, इंस्पेक्शन कर सकते हैं। मतलब आप क्या कर सकते हो, आप जाओगे, देखोगे, खड़े होगे और देख सकते हो, एंटिटी का ऑपरेशन देख सकते हो, डॉक्यूमेंट्स को चेक कर सकते हो, रिकॉर्ड्स वगैरह देख सकते हो, रिपोर्ट्स देख सकते हो जो मैनेजमेंट ने बनाई है, दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस से बनाई है। आप चाहो तो उनकी प्रेमाइसेस और प्लांट की जो फैसिलिटी है वहाँ पे जाके विजिट कर सकते हो। तो ये कुछ ऑप्शंस हैं जिनसे हम क्या कर सकते हैं, जिनके तरीके हैं, कॉम्पोनेंट्स हैं, जिनसे हम क्या कर सकते हैं, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर कर सकते हैं, ठीक है। अब कुछ ऐसी रिस्क होती हैं जहाँ पर हमें स्पेशल ध्यान देना रहता है। वो क्या है हमारे लिए, तो जैसे फ्रॉड हो गया, फ्रॉड के कारण कोई रिस्क है तो फॉर श्योर हम ज़्यादा ध्यान देंगे, स्पेशल कंसिडरेशन रखेंगे। सेकेंड हमारा क्या हो सकता है, कोई अभी ट्रांजेक्शन देखिए वो बहुत कॉम्प्लेक्स है,
तो उधर आपका ध्यान होगा। रिलेटेड पार्टी हो सकता है। फिर कोई ऐसी ट्रांजेक्शन है या कोई ऐसी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है जो बहुत सब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव मतलब आपका पर्सनल जजमेंट लग रहा है, या कोई अनयूजुअल नेचर की ट्रांजेक्शन है, तो उनमें सारी जगहों पे क्या होगा, हमारा रिस्क थोड़ा हायर होगा। तो वहाँ पे हमारा ऑडिट के टाइम पे भी कंसिडरेशन थोड़ा ज़्यादा होगा। ठीक है। अब एज एन ऑडिटर ऐसे 315 में आप काम करोगे। ठीक है। आपको अंडरस्टैंडिंग लेनी है, ये भी पूछ लिया, बात समझ ली। इंक्वायरी करनी है, ये भी समझ ली। इंक्वायरी करने जाओगे तो क्या क्या समझोगे, कैसे उस एंटिटी को समझोगे, कैसे उसके एनवायरनमेंट को समझोगे, नेक्स्ट बात की गई है ये। तो जब आप अंडरस्टैंडिंग लेने जाओगे तो आप समझोगे कि किस इंडस्ट्री में काम करते हैं, कौन वहाँ के रेगुलेटरी लोग हैं, क्या फैक्टर्स हैं जो अपने एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो अपने पे इफेक्ट डाल सकते हैं, हमारे बिजनेस का क्या नेचर है, क्या ऑपरेशंस में हम परफॉर्म कर रहे हैं, हमारा ओनरशिप स्ट्रक्चर क्या है, गवर्नेंस का स्ट्रक्चर क्या है, कैसे इन्वेस्टमेंट्स लगे हुए हैं, क्या कैसे फाइनेंस किया गया है। तो फिर उसके बाद हम क्या देखेंगे कि हमारे अकाउंटिंग पॉलिसीज़ कैसे हैं, रीज़न क्या है उसमें चेंजेस करने का, अगर हम कोई कुछ करने जा रहे हैं तो क्या एंटिटी का ऑब्जेक्टिव और स्ट्रेटेजी कैसे रहती है, उससे हम क्या कर पाएंगे, उनसे रिलेटेड उनके बिजनेस को समझ पाएंगे, हमारे एंटिटी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसा है। तो हम ये सारी चीज़ों को क्या करने जाएंगे, पूछने जाएंगे, जब हमें क्या लेना होगा, जब हमें अंडरस्टैंडिंग लेना होगा। ठीक है। फिर इसके बाद क्या बोला गया, फिर इसके बाद बोला गया कि भाई जो असेसमेंट कर रहे होते हैं ना हम रोमम का, दैट इज रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट का, वो दोनों लेवल पे कर रहे होते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे भी, असर्शन लेवल पे भी। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे हम क्या कर रहे हैं, पूरे के पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अगर इफेक्ट करा होगा, परवेसिव नेचर का होगा, तो हम उसको क्या बोलते हैं, तो हम उसको बोलते हैं कि ये क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल का है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे बोला गया है कि यहाँ पे कैसी चीज़ आ सकती है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम तब आएगी जब हमारा कंट्रोल इन्वायरमेंट अच्छा नहीं होगा, मैनेजमेंट का कॉम्पिटेंस में कमी होगी, तो ही हमें क्या है, तो ही यहाँ पे पूरे के पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रॉब्लम हो सकती है। असर्शन लेवल मतलब क्या, असर्शन लेवल मतलब कोई पर्टिकुलर क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन में प्रॉब्लम है, किसी अकाउंट बैलेंस में प्रॉब्लम है, किसी डिस्क्लोजर में प्रॉब्लम है। ठीक है। जिसके कारण हमारा क्या है, हमारा ऑडिट प्रोसीजर का नेचर, टाइमिंग और एक्सटेंड चेंज हो रहा है। अब चेक करने जाना है तो कैसे करोगे, तो टोटल देखो 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। आप बैलेंस शीट बनाते हो, आप पीएनएल बनाते हो, आप डिस्क्लोजर्स देने जाते हो। तो बैलेंस शीट के लिए जो ट्रांजेक्शन्स हैं उनको क्या बोला गया, उनको पीएनएल का पार्ट बोला गया। तो ट्रांजेक्शन जो ड्यूरिंग द ईयर इनकर हुए। ठीक है। फिर कुछ ऐसे अकाउंट, फिर नेक्स्ट क्या हो गया, अकाउंट बैलेंस। तो अकाउंट बैलेंस के लिए क्या हो गया, जो पीरियड के एंड में होते हैं, तो पीरियड के एंड में जो होगा वो क्या हो गया, वो बैलेंस शीट का पार्ट हो गया। और तीसरा क्या हो गया, प्रेजेंटेशंस और डिस्क्लोजर। तो उनको चेक करने जाना है। चेक करने कैसे जाओगे, तो सीवॉप की मदद से चेक करने जाओगे। असर्शंस पढ़े थे ना अपने ने, फर्स्ट जब पढ़ा था तभी देखा था कि भाई सीवॉप होता है, क्या होता है कि भाई कहीं कंप्लीटनेस है या नहीं, अकरेंस है या नहीं, एग्जिस्टेंस है या नहीं, ठीक है, उसका वैल्यू क्या है, ऑब्लिगेशन है कि नहीं, राइट है या नहीं, वो सारी चीज़ें चेक करना। तो ड्यूरिंग द ईयर वाले में क्या चेक करोगे कि भाई वो अकर हुई थी या नहीं हुई थी, कंप्लीट से रिकॉर्ड हुई नहीं हुई, एक्यूरेट है या नहीं, कट ऑफ प्रोसीजर का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉपरली क्लासीफाई किया गया या नहीं किया गया, ये चीज़ें देखने जाएंगे। ऐसे ही पीरियड एंड वाली देखने जानी है। तो पीरियड एंड वाले में क्या देखने जाएंगे कि भाई एग्जिस्ट करती भी है या नहीं करती, हमारा राइट एंड ऑब्लिगेशन है या नहीं, कंप्लीट है या नहीं, ठीक है, कि भाई वो जो वैल्यू है या एलोकेशन है वो ठीक है या नहीं। प्रेजेंटेशन के केस में क्या देख सकते हैं कि जो वो बोल रहे हैं हमारा उस पर अकरेंस है, उस पर राइट है, ऑब्लिगेशन है या नहीं, प्रॉपरली कंप्लीट डिस्क्लोजर दिया गया है या नहीं दिया गया, प्रॉपरली क्लासिफिकेशन दिया गया है या नहीं, अंडरस्टैंडेबिलिटी है या नहीं होता, एक्यूरेट और वैल्यूएशन सही से दिखाई हुई है नहीं दिखाई हुई है। तो जब हमें देखना होगा तो हम ये सारी चीज़ों को चेक करने जाएंगे। तो हमारा ऐसे 315 जो फोकस कर रहा होता है वो इन्हीं चीज़ों के ऊपर कर रहा होता है। दैट इज़ मीनिंग समझना, भाई रिस्क क्या क्या होता है, किस तरीके का होता है, और फिर रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर बनाना। वो कैसे बनाने जाओगे, उसको आइडेंटिफाई करके और असेस करके, और वो कैसे करोगे, एंटिटी के एनवायरनमेंट को समझ के। तो यहाँ तक में ये हमारा बेसिक फर्स्ट पोर्शन हुआ जिसमें हमने ऐसे 315 और चैप्टर नंबर 3 का बेसिक डिस्कशन किया।